मूल्यह्रास। मूल्यह्रास किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय में बहुत सी स्थायी संपत्तियों का, फिक्स्ड एसेट्स का प्रयोग किया जाता है, और जैसे जैसे इन संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है इनमें धीरे धीरे घिसावट होती रहती है, यानी कि ये धीरे धीरे पुरानी होती रहती है, इनकी कार्यक्षमता में कमी होती रहती है। यह घिसावट, यह कार्यक्षमता में कमी ही मूल्यह्रास है, जो कि संस्था के लिए एक हानि है। तो आइए बात करते हैं मूल्यह्रास की। स्थायी संपत्तियों को व्यापार में प्रयोग में लाने के कारण उनमें घिसावट होती है, जिससे कि उनके मूल्य में कमी आती है। इस घिसावट को ही क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास। अब बात आती है कि सामान्यतः मूल्यह्रास की गणना स्थायी संपत्तियों की लागत पर या संपत्ति खाते के शेष पर की जाती है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसे आप पढ़ेंगे मूल्यह्रास की गणना के बारे में। सामान्य तरीके से दर के आधार पर कैलकुलेशन की जाती है। यहां पर हम बात करेंगे इसकी समायोजन प्रविष्टि की। तो अगर इसकी समायोजन प्रविष्टि की बात की जाए तो जर्नल के आपको अपने नियम लगाने हैं। मूल्यह्रास संस्था के लिए हानि है, इसलिए इसे डेबिट किया जाएगा, और साथ ही साथ ये नकद में नहीं चुकाया जाता है, बल्कि इससे संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, और जब संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री निकल कर आती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन को इसलिए डेबिट किया गया क्योंकि मूल्यह्रास संस्था के लिए हानि है, और फिक्स्ड एसेट्स को इसलिए क्रेडिट किया गया क्योंकि इससे संपत्तियों के मूल्य में क्या हो रही है? कमी हो रही है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स की जगह पर्टिकुलर एसेट्स का नाम लिखना है। जैसे अगर डेप्रिसिएशन मशीन पे लगाना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, फर्नीचर पर लगाना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बिल्डिंग पर लगाना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अब बात आती है इसके अंतिम खातों में समायोजन की। तो एक बात जो पिछले वीडियो में भी बताई गई है और यहां पर भी बता रहा हूं कि यदि कोई भी सूचना तलपट के अंदर दी जाए, ट्रायल बैलेंस के अंदर दी जाए, तो वो वित्तीय विवरणों में एक ही जगह आएगी, या तो ट्रेडिंग में या P&L अकाउंट में या बैलेंस शीट में। और अगर नीचे दी जाए, समायोजन के रूप में दी जाए, तो कम से कम 2 जगह आएगी। तो यहां अगर बात करें तो मूल्यह्रास संस्था के लिए हानि है, इसलिए इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाते हुए संपत्ति में से लेस किया जाएगा। लेकिन कब? जब ये समायोजन के रूप में हो। अगर डेप्रिसिएशन ऊपर तलपट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब वो संपत्ति में से तो पहले से ही लेस कर दिया गया है, तो फिर वो P&L के डेबिट पक्ष की ओर ही आएगा। तो यहां बात करते हैं मूल्यह्रास हानि है, अतः अन्य हानियों के खातों की भांति ही मूल्यह्रास के खाते के शेष को भी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि ये एक हानि है। तथा मूल्यह्रास की राशि को संबंधित संपत्ति में से घटाते हुए बैलेंस शीट में आपको शो ऑफ करना है। अब आइए मूल्यह्रास को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यापारी का तलपट निम्नलिखित शेष दिखाता है। एक व्यापारी के तलपट में मशीनरी दे रखी है जिसका मूल्य है 60,000 रुपए, और फर्नीचर दिया हुआ है जिसका मूल्य कितना है? 10,000 रुपए। आपको मशीन पर 10% और फर्नीचर पर 5% हांस लगाना है। तो मशीन की अगर बात करूं तो मशीन का जो डेप्रिसिएशन हो गया स्टूडेंट्स, वो हो गया 6,000 रुपए। और अगर फर्नीचर की बात की जाए तो फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स, वो हो गया 500 रुपए। अब बात आती है सबसे पहले इसकी समायोजन प्रविष्टि की। तो डेप्रिसिएशन संस्था के लिए हानि है, अतः उसे डेबिट किया जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहां 2 असेट्स है, मशीनरी और फर्नीचर, तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू फर्नीचर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन टू फर्नीचर। मशीन पर डेप्रिसिएशन 6,000 है, फर्नीचर पर 500 है, और टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 6,500। अब आती है अंतिम खातों में समायोजन की बात। तो डेप्रिसिएशन हानि है, इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में इस तरीके से शो ऑफ किया जाएगा। डेप्रिसिएशन लिखकर और संपत्ति का ब्यौरा दे दिया जाएगा कि मशीनरी पर 6,000 का डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर पर 500, और कुल डेप्रिसिएशन है 6500। अब बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाएंगे? तो 60,000 में से 6,000 घटाकर मशीन को दिखाएंगे 54,000, और 10,000 में से 500 घटाकर फर्नीचर को दिखाएंगे 9,500। कुछ इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में संपत्तियों को शो किया जाएगा। मशीन का बैलेंस अब कितना रह गया? 54,000, और फर्नीचर का बैलेंस अब कितना रह गया? 9500। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि यही
यही डेप्रिसिएशन यदि तलपट में दिया हुआ होता तो फिर आपको केवल इसे कहां दिखाना होता, लाभ हानि खाते में यानी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना होता, बैलेंस शीट के संपत्ति में से लेस नहीं होगा, क्योंकि तलपट की मद सिर्फ एक जगह शामिल की जाएगी जबकि समायोजन की मद दो जगह शामिल की जाएगी। अब जैसे डेप्रिसिएशन को हमने पीएनएल में भी लिखा है और साथ ही साथ इसे संपत्ति में से लेस करके भी लिखा है, जबकि तलपट में जो मशीनरी और फर्नीचर दिए गए हैं उनको केवल हमने बैलेंस शीट में ही शामिल किया है। तो तलपट में दी गई मद एक जगह और समायोजन में दी गई मद कम से कम दो जगह। इसी के साथ आपका मूल्यह्रास पूरा होता है। अगले समायोजन की ओर बढ़ते हैं। अगले समायोजन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो वो आता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज को समझने से पहले आपको पूंजी को समझना होगा। पूंजी किसे कहते हैं? स्वामी द्वारा अपने पास से जो धन व्यापार में लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। और पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार व्यापारी और व्यापार अलग अलग मतलब उन दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। इस स्थिति में आप लेखांकन करते समय अपने आप को व्यापार मानते हैं, अपने आप को बिजनेस मानते हैं। तो व्यापारी ने जो पूंजी व्यापार में लगाई है उस पर व्यापार को पूंजी पर ब्याज व्यापारी को देना पड़ेगा। आप अकाउंटिंग करते समय, लेखांकन करते समय अपने आप को व्यापार माने, तो व्यापारी ने आपको पूंजी दी तो आपको उसे पूंजी पर क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। तो पूंजी पर ब्याज व्यावसायिक संस्था के लिए खर्चा होता है। आइए बात करते हैं व्यापार के स्वामी को उसके द्वारा व्यापार में विनियोजित पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है उसे पूंजी पर ब्याज कहते हैं। यानी व्यापार के स्वामी ने जो धन विनियोजित किया है उसके बदले में जो उसे ब्याज दिया जाएगा वो पूंजी पर ब्याज है। पूंजी पर ब्याज दिया जाने वाला ब्याज व्यापारिक हानि है या व्यापार का खर्चा है, इसलिए ब्याज खाते को डेबिट तथा पूंजी खाते को क्रेडिट करते हैं। अब अगर इसकी समायोजन प्रविष्टि की बात की जाए तो इसकी समायोजन प्रविष्टि होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसलिए डेबिट किया गया क्योंकि पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए खर्चा है, और पूंजी को इसलिए क्रेडिट किया गया क्योंकि पूंजी पर ब्याज देने से पूंजी बढ़ती है, क्योंकि व्यापारी को पूंजी पर ब्याज नकद नहीं दिया जाता बल्कि उसके पूंजी खाते के शेष को ही बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि पूंजी खाता व्यापार के स्वामी का व्यक्तिगत खाता है और इसका जमा शेष अन्य व्यक्तिगत खातों की तरह व्यापार का दायित्व है। यानी पूंजी जो है वो संस्था के लिए क्या मानी जाती है? दायित्व मानी जाती है कि कभी ना कभी व्यापारी को पूंजी वापस लौटानी है। अब अगर बात करें तो इसका एंट्री सिस्टम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसलिए डेबिट किया गया क्योंकि पूंजी पर ब्याज संस्था के लिए हानि है, खर्चा है, और टू कैपिटल इसलिए किया गया क्योंकि इससे पूंजी की मात्रा में वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं अंतिम खातों में समायोजन की। तो अंतिम खातों में समायोजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संस्था के लिए क्या है? खर्चा है, इसलिए इस खर्चे को कहां दिखाया जाएगा? लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, और साथ ही साथ पूंजी में पूंजी पर ब्याज को जोड़कर बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। एक बार फिर से सुने, पूंजी पर ब्याज संस्था के लिए हानि है इसलिए लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा, और साथ ही साथ बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में पूंजी पर ब्याज को पूंजी में जोड़कर दिखाएंगे। देखिएगा जरा, पूंजी पर ब्याज का लेखा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में किया जाएगा तथा इसे स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में पूंजी की मद में जोड़कर दिखाया जाएगा। यानी जिस तरीके से आप नेट प्रॉफिट पूंजी में जोड़ते हैं उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी पूंजी में जोड़ना है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस तरीके से नेट प्रॉफिट पूंजी में वृद्धि करता है उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूंजी में क्या करता है? वृद्धि करता है। अब जस्ट इससे अगला समायोजन जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं किया गया है लेकिन अंकित प्रश्नों में बहुत जगह उसे शामिल किया गया है, इसलिए हम पहले उसे समझेंगे और फिर दोनों को एक साथ एक एग्जांपल में लेंगे। तो अगला जो समायोजन है वो है आहरण पर ब्याज, जो कि पूंजी पर ब्याज का बिल्कुल उल्टा है। आहरण किसे कहते हैं? व्यापार के स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से जो धन, संपत्ति या माल का प्रयोग किया जाता है वह आहरण कहलाता है। तो पूंजी पर ब्याज में आपने क्या पढ़ा? स्वामी पूंजी लगाता है तो उसे व्यापार ब्याज देता है। आहरण, व्यापार से स्वामी आहरण कर रहा है तो वो आहरण पर ब्याज व्यापार को देगा, और आप अकाउंटिंग और लेखांकन करते समय अपने आप को व्यापार मानेंगे। और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर आहरण पर जो ब्याज है वो संस्था के लिए क्या है? आय है, अतः इसे जर्नल प्रविष्टि में क्रेडिट किया जाएगा।
आइए बात करते हैं व्यापारी द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से जो धन, संपत्ति या माल का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? आहरण कहलाता है। और आहरण पर व्यापारी को ब्याज देना होगा। किसे? व्यापार को। तो व्यापार के लिए आहरण पर ब्याज क्या है? आय है। आहरण पर व्यापारी से व्यापार द्वारा ब्याज वसूल किया जाता है जिसकी निम्न समायोजन प्रविष्टि होती है। क्या? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे इंपॉर्टेंट आप यहां पर यह समझे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी क्या है? आय है, इसलिए उसे क्रेडिट किया गया। ड्राइंग यहां पर आप ये कह सकते हैं कि आप यहां पर ड्राइंग की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। अंतिम खातों में समायोजन, आहरण पर ब्याज व्यापार के लिए आय है जैसा आप समझ चुके हैं, अतः इसे लाभ हानि खाते के आय पक्ष में यानी क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा और साथ ही साथ इसे चिट्ठे में पूंजी में से घटाया जाता है। जिस तरीके से आप ड्राइंग को घटाते हैं उसी तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी पूंजी में से लेस करना होगा। अब पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यापारी का तलपट निम्न शेष प्रकट करता है। एक व्यापारी की पूंजी बताई गई है 2 लाख रुपए और साथ ही साथ आहरण बताया गया है 30,000 रुपए, यानी 2 लाख रुपए एक व्यापारी ने व्यापार में लगाए हैं और अपने निजी उपयोग के लिए 30,000 रुपए वर्ष के दौरान निकाले हैं। अब अगर बात की जाए तो पूंजी पर आपको 10% ब्याज लगाना है और आहरण पर भी आपको 5% की दर से ब्याज की गणना करनी है। पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए खर्चा है, हानि है, जबकि आहरण पर ब्याज व्यापार के लिए आय है। तो पूंजी पर ब्याज की अगर बात की जाए तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपए और अगर आहरण पर ब्याज की बात की जाए तो 30,000 का 5% जो कि होता है 1,500 रुपए। 1,500 रुपए आहरण पर ब्याज आप व्यापारी से वसूल करेंगे और 20,000 रुपए आप जो है ब्याज फर्म व्यापारी को ब्याज 20,000 रुपए का देगी। तो पहले बात करते हैं एंट्री सिस्टम की। एंट्री सिस्टम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जिसका अमाउंट होगा 20,000 रुपए और आहरण पर ब्याज की एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसकी अमाउंट होगी 1,500 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि वो आय है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसलिए डेबिट किया क्योंकि वो व्यापार के लिए खर्चा है। कैपिटल को इसलिए क्रेडिट किया गया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पूंजी बढ़ती है और आहरण पर ब्याज से ड्राइंग बढ़ते हैं इसलिए उन्हें डेबिट किया गया है। अब अगर बात की जाए तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म के लिए आय है तो इसे पीएनएल के क्रेडिट में दिखाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है इसे पीएनएल के डेबिट में दिखाएंगे। और जब बैलेंस शीट में शो करने की बात आती है तो 2 लाख रुपए में पूंजी पर ब्याज तो जोड़ा जाएगा क्योंकि इससे पूंजी में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है और 2 लाख में से आपको पता है 30,000 रुपए बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में आहरण के घटाएंगे, उसी के साथ 1,500 रुपए आहरण पर ब्याज के भी घटाए जाएंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000 रुपए और ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसका अमाउंट है 1,500 रुपए। ये आपकी आय इसलिए क्रेडिट, ये आपका खर्चा इसलिए डेबिट। अब बात करते हैं पीएनएल अकाउंट की। खर्चा पीएनएल के डेबिट में आएगा और आय पीएनएल के क्रेडिट में आएगी। तो यहां अगर बात की जाए ये पीएनएल अकाउंट यहीं दिया हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल के डेबिट में और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल के क्रेडिट में क्योंकि ये हमारी आय है। बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए की पूंजी है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपए जोड़ा जाएगा तो योग हो गया 2,20,000 रुपए और 30,000 रुपए के ड्राइंग और 1,500 रुपए के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस करने के बाद नेट अमाउंट जो पूंजी का आएगा वो आएगा 1,88,500। तो आपको आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज दोनों ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब अगले समायोजन की बात करते हैं। अगला समायोजन है क्लोजिंग स्टॉक। इस समायोजन को समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको वित्तीय विवरण फर्स्ट में ही समझा दिया गया है कि यदि क्लोजिंग स्टॉक तलपट में दिया जाए, जो कि बहुत ही कम सवालों में था, 1-2 सवालों में था, अगर तलपट में दिया जाए तो केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। लेकिन यदि क्लोजिंग स्टॉक नीचे समायोजन के रूप में दिया जाए, अधिकतर प्रश्नों में समायोजन के रूप में ही आता है, तो आपको पता है ये 2 जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में और एक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। लेकिन इसकी समायोजन प्रविष्टि क्या होती है वो इंपॉर्टेंट है। इसकी समायोजन प्रविष्टि होती है स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू
ट्रेडिंग अकाउंट यानी क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये एंट्री जरूर आप ध्यान रखें। बाकी अंतिम खातों में समायोजन आपको पहले से ही पता है कि अंतिम रहती को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। इसके लिए कोई अलग से एग्जाम्पल हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को आप ऑलरेडी ही पहले से समझते हैं। अगला और मुख्य समायोजन है मैनेजर को लाभों पर कमीशन। मैनेजर को लाभों पर कमीशन दिया जाता है। आप अपनी संस्था में जो मैनेजर रखते हैं उसे वेतन के साथ साथ कई बार लाभों पर कमीशन देते हैं। क्यों देते हैं? आप उसे लालच देते हैं कि हम आपको लाभों पर 5% या 10% कमीशन देंगे, तो इससे क्या होगा, उसका प्रयास यह होगा कि वो संस्था के लाभों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो लाभों को बढ़ाएगा उसी आधार पर उसके कमीशन में भी वृद्धि होगी। तो ये एक टेक्निक है लाभों को बढ़ाने की, ताकि मैनेजर अच्छे ढंग से काम कर सके। तो यहां पर बात करें तो कभी कभी मैनेजर को वेतन के अलावा लाभों पर कमीशन दिया जाता है। इस कमीशन की गणना दो तरीके से होती है। स्टूडेंट्स, ये दो कैलकुलेशन आप ढंग से समझें। यदि कमीशन घटाने से पूर्व वाले लाभ पर ही देना है, यानी सवाल में लिखा होगा कि 10% कमीशन घटाने के पूर्व वाले लाभ पर देना है, तब तो कमीशन की गणना बहुत आसानी से हो जाएगी। लाभ कौन सा लाभ? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप लाभ निकालते हैं, सभी खर्चे घटाने के बाद, लेकिन मैनेजर का कमीशन तो कैलकुलेट करना है। तो उसे कैलकुलेट करने से पहले जो लाभ है वो इनटू सिंपल तरीके से 10/100, जैसे 10% देना है तो 10/100, और अगर 5% देना है तो 5/100। लेकिन ऐसा कब? जब कमीशन जो देना है वो कमीशन घटाने से पूर्व वाले लाभ पर ही देना हो। लेकिन यदि प्रश्न में यह लिखा हो कि कमीशन घटाने के पश्चात वाले लाभ पर देना है, यानी कमीशन घटाने के बाद जो लाभ बचे उस पर देना है, तो कमीशन तो हम घटा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कैलकुलेट ही करना है। तो ऐसी सिचुएशन में कमीशन की गणना के लिए जो तरीका है वो है लाभ इंटू दर बटा 100 प्लस दर, यानी जिस पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें, जैसे सपोज दैट आपको 10% कमीशन देना है तो आप कैलकुलेशन करेंगे 10/110। अगर 5% देना है तो 5/105। इसके समायोजन प्रविष्टि की बात करूं तो इसकी जो समायोजन प्रविष्टि है स्टूडेंट्स, वो होती है मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। अब आप बोलेंगे कि आउटस्टैंडिंग क्यों? मैनेजर कमीशन खर्चा है इसलिए डेबिट तो करेंगे, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग क्यों है? क्योंकि जब आप मैनेजर को कमीशन लाभों पर दे रहे हैं तो इस साल का कमीशन आप इस साल भुगतान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाभ खुद ही साल के अंत में निकलते हैं, इसलिए वो मैनेजर कमीशन बकाया ही रहेगा। और बकाया की आपको पता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये वही एंट्री है, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। अंतिम खातों में समायोजन, मैनेजर कमीशन मेरा खर्चा है इसलिए लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, और साथ ही साथ बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखा जाएगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व होगा। मैनेजर को देय कमीशन लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष पर शुद्ध लाभ में दिखाने से पूर्व दिखाया जाता है और चिट्ठे में दायित्व के रूप में दिखाया जाता है, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के रूप में दिखाया जाता है। आइए इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक संस्था का लाभ 1,10,000 रुपए कमीशन चार्ज करने से पूर्व है। कमीशन तो चार्ज हो ही नहीं सकता है, कमीशन चार्ज करने से पूर्व का ही लाभ आपको दिया जाएगा। मैनेजर को कमीशन 10% देना है कमीशन घटाने के बाद वाले लाभ पर, यानी स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन है इसमें। यदि कमीशन घटाने के पश्चात वाले लाभ पर दिया जाए तो कमीशन साधारण तरीके से ना निकलकर इस सूत्र से निकलेगा, जिसका तरीका है दर बटा 100 प्लस दर। तो आइए 1,10,000 इंटू 10/110। 110 कैसे? 100 प्लस दर, यानी कि 100 प्लस 10। तो इसको कैलकुलेट जब हम करते हैं स्टूडेंट्स तो इसकी राशि आ रही है सीधी सीधी 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का मैनेजर कमीशन आपको देना है। अगर पहले वाले फर्स्ट वाले तरीके से करेंगे तो 11,000 रुपए आएगा, लेकिन यहां पर आपको 10,000 रुपए ही कमीशन देना है। अगर गणितीय रूप से इसे चेक करें तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, 1,10,000 का लाभ है, इसमें से 10,000 रुपए आप मैनेजर को कमीशन दे देंगे, तो मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो लाभ बचेगा वो कितना बचेगा? 1,00,000। और जो 10% कमीशन देना चाहते हैं वो हम इस कमीशन का, लेकिन ये तो कैलकुलेशन से पहले निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए आपको सूत्र ये ही लगाना होगा
दर बटा 100 प्लस दर। अब बात आते हैं एंट्री सिस्टम पर। तो इसकी एंट्री होगी मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, अमाउंट होगा 10,000, पीएनएल में से खर्चे के रूप में दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट में से दायित्व के रूप में दिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू मैनेजर कमीशन खर्चे के रूप में दिखा दिया और बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में दिखा दिया। क्यों दिखा दिया? क्योंकि ये बकाया ही होगा, क्योंकि चालू वर्ष का मैनेजर कमीशन हम चालू वर्ष में भुगतान नहीं कर सकते। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके आज के समायोजन पूरे होते हैं।